हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से अपने परिवार समाधान स्टडी में। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी साथी सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, ताकि नए बच्चे भी हमसे जुड़ सके और वे भी तैयारी कंटिन्यू कर सकें। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। खुद भी ऑप्शन से आंसर कीजिएगा, देखिएगा कितनी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, अभी बहुत सी एग्ज़ाम होने वाली हैं और आगे भी बहुत सी एग्ज़ाम होंगी, तो सभी लोग तैयारी में जुट जाइएगा। क्लासेस देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में सबसे सामान्य मुख्य अजैविक परागण कारक है। पुष्पी पादपों में पूछा गया है कि जो पुष्पी पादप है उसमें सबसे सामान्य मुख्य अजैविक परागण जो होता है, अजैविक परागण, जैविक नहीं अजैविक परागण का जो कारक है वह क्या है। जल, हवा या वायु, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बी होगा, वायु, हवा या वायु। बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा परागित पराग के लक्षण हैं। वायु द्वारा परागित पराग के लक्षण हैं अनावृत बीजी, हल्का, अधिक संख्या में उत्पादन, ये सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है अनावृत बीजी, हल्का, अधिक संख्या में उत्पादन, ये सभी वायु द्वारा परागित पराग के लक्षण होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबे फीते समान परागकण दिखाई देते हैं। लंबे फीते समान परागकण दिखाई देते हैं जल परागित पादपों में, वायु द्वारा परागित पादपों में, अनावृत बीजी में, पक्षी द्वारा परागित पादपों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जल परागित पादप होते हैं उनमें लंबे या फीते समान परागकण दिखाई देते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा। वायु परागित पुष्प में होता है। वायु परागित पुष्प में होता है अंडाशय में अनेक बीजांड, अंडाशय में एक बीजांड, अंडाशय में दो बीजांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं साथियों। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शन आपसे नहीं बन रहे हैं या नहीं आपको करना है, तो उनको काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए और 2 ऑप्शन पे आप टिके रहें। तो आपको फिर उसमें जो सही लग रहा है, जो आंसर आपने पढ़ा है या आपने पहले किया है, वो कीजिएगा। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम मतलब जैसे कि उपरोक्त में से कोई नहीं या ये सभी, उपरोक्त सभी, इस टाइप का बनता है या ABC, तो हम उनको ही लगा देते हैं। ऐसा हर बार नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िए। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। सभी लोग अपनी तैयारी देखिए किस प्रकार से आप कर रहे हैं, क्या सही हो पा रहा है आपसे, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अंडाशय में एक बीजांड जो है वायु परागित पुष्प में होता है। जो वायु के द्वारा परागण, हवा के द्वारा जो परागण होता है, उन पुष्पों में उनके जो अंडाशय होते हैं उसमें एक ही बीजांड होता है। तो बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा परागित पुष्पों में सामान्यतः होता है। वायु द्वारा परागित पुष्पों में सामान्यतः होता है, क्या होगा। प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड, पुष्पानुक्रम में अनेक पुष्पों का झुंड या समूह, विकल्प ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पर करेक्ट होगा।
अभी हमने बात किया था कि जो वायु द्वारा परागित पुष्प होते हैं उनमें एक ही बीजांड होता है, उनके अंडाशय में एक ही बीजांड होता है। तो यहाँ बात हुई है कि प्रत्येक अंडाशय मतलब अलग अलग अंडाशय में एक ही बीजांड होगा। और फिर सेकंड है पुष्पानुक्रम में अनेक पुष्पों के झुंड या समूह होंगे। वायु द्वारा परागित पुष्पों में यह होगा। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है। तो विकल्प जो है हमारा सी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु द्वारा परागण सामान्य है। वायु द्वारा परागण सामान्य है लिली में, घास में, आर्किड में, लेग्यूम में। लिली, घास, आर्किड, लेग्यूम वायु द्वारा परागण। तो जो वायु द्वारा परागण है वह है घास में। जो घास है उसमें वायु के द्वारा परागण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मक्का के कोब पर लंबे मुलायम बाल हैं। मक्का के कोब पर लंबे मुलायम बाल हैं। परागकोश वर्तिका, वर्तिकाग्र, ए बी तथा सी दोनों। विकल्प बी तथा सी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा साथियों, विकल्प बी तथा सी दोनों। जो मक्का के कोब होते हैं उनमें लंबे मुलायम युक्त बाल होते हैं, उन्हें वर्तिका स्टाइल या स्टिग्मा कहते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका या वर्तिकाग्र होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलकुंभी और जल लिली में परागण किस कारक द्वारा होता है? जल, कीट या वायु, पक्षी, चमगादड़। तो जो जलकुंभी या जल लिली में परागण है उसका कारक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कीट या वायु के द्वारा जलकुंभी में परागण होता है। जो परागण का कारक है वह कीट या वायु, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल परागित पादपों के परागकण गीले या नम होने से बचने के लिए आवृत रहते हैं। वह गीले ना हो या नम ना हो इसलिए वह किससे आवृत रहते हैं? म्यूसिलेज द्वारा, क्यूटिकल द्वारा, बाह्यचोल द्वारा, अंतचोल द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। जो म्यूसिलेज है उसके द्वारा आवृत रहते हैं, गीले या नम न होने से बचने के लिए। जो है वो गीले या नम हो जाए इससे बचने के लिए वह म्यूसिलेज द्वारा आवृत रहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वायु परागित और जल परागित पुष्प होते हैं। वायु और जल से परागित पुष्प होते हैं आकार में छोटे, रंगहीन आकार में छोटे, शहद उत्पादक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पर सही हो जाएगा, शहद उत्पादक होते हैं। वायु परागित और जल परागित पुष्प शहद उत्पादक होते हैं। अगला क्वेश्चन है परागण कारकों की अनुपस्थिति में भी बीजों का बनना निश्चित है। परागण कारकों की अनुपस्थिति में भी बीजों का बनना निश्चित है। कोमेलिना, जोस्टेरा, साल्विया, अंजीर। कोमेलिना, जोस्टेरा, साल्विया, अंजीर। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा, अंजीर। नहीं सॉरी, विकल्प डी नहीं होगा, इसका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है वह हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, कोमेलिना। जो है परागण कारकों की अनुपस्थिति में भी बीजों का बनना कोमेलिना द्वारा निश्चित होता है। तो यहाँ ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है एमोर्फोफेलस और युक्का में माथ किसमें अंडे देती है? एमोर्फोफेलस और युक्का में मॉथ किसमें अंडे देती है? अंडाशय के कोष्ठक में, वर्तिकाग्र पर, फल भित्ति में, वर्तिका पर।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। अंडाशय के कोष्ठक, जो अंडाशय है उसके कोष्ठक में एमोर्फोफेलस और युक्का में मादा अंडे देती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निरंतर स्वपरागण का परिणाम है, निरंतर स्वपरागण का परिणाम है अंतःप्रजनन अवसाद, बाह्य प्रजनन अवसाद, संकर ओज संतति में अच्छे परिणाम। तो यहाँ पर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतःप्रजनन अवसाद जो है निरंतर स्वपरागण का परिणाम है। ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साधन या उपकरण जो स्वपरागण को रोकते हैं या परपरागण को बढ़ाते हैं। स्वपरागण रोकना और परपरागण बढ़ाना। पराग निकलना और वर्तिकाग्र का ग्रहणशील होना एक साथ नहीं होता। परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। वर्तिकाग्र और वर्तिका की समान ऊंचाई। विकल्प ए तथा बी दोनों। तो विकल्प ए तथा बी दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो साधन या उपकरण परागण स्वपरागण को रोक रहे हैं और परपरागण को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पराग निकलना और वर्तिकाग्र का ग्रहणशील होना एक स्थान पर नहीं होता है, और जो परागकोश और वर्तिकाग्र है वह भिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है, एक लिंगी और द्विलिंगाश्रयी स्थिति रोकती है। एक लिंगी और द्विलिंगाश्रयी स्थिति रोकती है। स्वपरागण या स्वयुग्मन, सजातपुष्पी परागण, स्वनिषेचन, ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी है, ये सभी। जो एक लिंगी और द्विलिंगाश्रयी स्थिति है वह स्वपरागण या स्वयुग्मन को भी रोकती है, सजातपुष्पी परागण को भी और स्वनिषेचन को भी। इन सभी को वह रोकती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण दोनों निम्न में से किसमें नहीं होते हैं? पपीते में, खीरे में, अरंड में, मक्का में। स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण पपीते में नहीं होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, पपीते में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजातपुष्पी परागण में होता है। सजातपुष्पी परागण में होता है, एक पुष्प का उसी पादप के अन्य पुष्प के परागकण द्वारा निषेचन। एक पुष्प का उसी या समान पुष्प के परागकण द्वारा निषेचन। एक पुष्प का समान समुदाय वाले अन्य पादप के पुष्प के परागकण द्वारा निषेचन। एक पुष्प का भिन्न समुदाय वाले अन्य पादप के पुष्प के परागकण द्वारा निषेचन। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो ए है वह करेक्ट हो जाएगा। एक पुष्प का उसी पादप के अन्य पुष्प से परागण द्वारा निषेचन सजातपुष्पी परागण में होता है। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्लैंक अंडकोशिका, ब्लैंक बी, युग्मनज सी, भ्रूणपोष ए, बी और सी के सही गुणित प्रकार को खोजिए या पहचानिए। 2n, 3n, 4n, 1n, 1n, 3n, 1n, 2n, 3n, 1n, 2n, 4n। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। एक अंडकोशिका, 2 युग्मनज, 3 भ्रूणपोष। नेक्स्ट है, निम्न चार्ट में ए, बी और सी को पहचानिए। ए, बी और सी को पहचानिए।
मादा युग्मक नर युग्मक भ्रूणपोष, भ्रूणपोष मादा युग्मक नर युग्मक, नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक भ्रूणपोष, मादा युग्मक भ्रूणपोष नर युग्मक। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक और जो ये थर्ड है सी, ये भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। तो जो नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक भ्रूणपोष ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चार्ट में ए डी और सी को पहचानिए। वो डी दिया है, बाकी वो है बी यहाँ पर, बी सी को पहचानिए। ए भ्रूण, बी नर युग्मक, सी मादा युग्मक, ए नर युग्मक, बी मादा युग्मक, सी भ्रूण, सी ए जो है मादा युग्मक, बी भ्रूण, सी नर युग्मक, ए नर युग्मक, बी भ्रूण, सी मादा युग्मक। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये नर युग्मक होगा, बी मादा युग्मक होगा और जो सी है वह भ्रूण होगा, भ्रूण है होगा वो। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निषेचन में कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं? एक, एक प्लस एक, एक, दो प्लस एक, इनमें से कोई नहीं। निषेचन में कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं? तो जो निषेचन है उसमें एक प्लस एक केंद्रक सम्मिलित होते हैं, मतलब दो केंद्रक सम्मिलित होंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः परागनली किसके माध्यम से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार, क्षेत्र, प्रति व्यासांत क्षेत्र, निभाग सिरा, केंद्रक क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बीजांड द्वार क्षेत्र के द्वारा परागनली प्रवेश करती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन में मादा केंद्रकों की संख्या होती है। द्विनिषेचन में मादा केंद्रकों की संख्या होती है 2, 3, 4, 1। राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 केंद्रक होते हैं द्विनिषेचन में, मादा केंद्रक 3 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन खालिस्तान कहलाते हैं। केंद्रीय कोशिका खालिस्तान में बदल जाती है और खालिस्तान में विकसित हो जाती है और युग्मनज खालिस्तान में विकसित होता है। ABCD कथन में है। ए संलयन, बी अगुणित, सी द्विगुणित कोशिका, डी भ्रूण, ए द्विनिषेचन, बी PEN, सी भ्रूणपोष, डी भ्रूण, ए भ्रूण, बी भ्रूणपोष, सी PEN, डी द्विगुणित कोशिका, APEN भ्रूणपोष, युग्मक संलयन, निषेचन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक संलयन और त्रिक युग्मक संलयन और त्रिक संलयन द्विनिषेचन कहलाते हैं। ए में होगा द्विनिषेचन। केंद्रीय कोशिका PEN पेन में बदल जाती है और भ्रूणपोष में विकसित हो जाती है और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। ऑप्शन डी में आएगा भ्रूण। तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तने में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 10 हो तो
पता लगाइए। ए भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, बी अंड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, सी ध्रुवीय केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या। ए 15-15-20, बी 10-15-20, सी 15-5-10, डी 10-5-15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15-5-10। भ्रूणपोष की संख्या 15 होगी, अंड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 5 होगी और जो ध्रुवीय केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या है वह 10 होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 36 हो तब नर व मादा युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या का पता लगाइए। 18-18, 17-18, 20-20, 12-12। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12-12 जो है। यदि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 36 होगी तो नर में 12 और मादा युग्मक में 12-12 के गुणसूत्रों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है त्रिक संलयन के बाद, त्रिक संलयन के पहले, युग्मक संलयन के समय हमेशा रहती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। त्रिक संलयन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका त्रिक संलयन के बाद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले प्रश्न में ABD और E के गुणित प्रकार को बताइए। 1n 2n 3n 4n n 2n 3n 1n 1n 3n 4n 2n 2n 3n 1n 4n। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी n 2n 3n 1n। ADBE के गुणित प्रकार n 2n 3n 1n। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक आवृत बीजियों में नर पादप द्विगुणित और मादा चतुष्गुणित हो तो भ्रूणपोष होगा। अगुणित, त्रिगुणित, चतुष्गुणित, पंचगुणित। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पंचगुणित होगा। पादप जो नर पादप है वह द्विगुणित है, मादा पादप चतुष्गुणित है, तो जो भ्रूणपोष होगा वह पंचगुणित हो जाएगा। किसमें? आवृत बीजियों में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आवृत बीजियों में परागनली अपने नर युग्मक किसमें त्यागती है? आवृत बीजियों में परागनली अपने नर युग्मक किसमें त्यागती है? केंद्रीय कोशिका, प्रतिव्यासांत कोशिका, अंड कोशिका, सहाय कोशिका। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सहाय कोशिका में जो है परागनली अपने नर युग्मक को त्यागती है। नेक्स्ट है, भ्रूणपोष किस बीज में विकासशील भ्रूण द्वारा काम में ले लिया जाता है? भ्रूणपोष किस बीज में विकासशील भ्रूण द्वारा काम में ले लिया जाता है? मटर, मक्का, नारियल, अरंड। मटर, मक्का, नारियल, अरंड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूणपोष मटर बीज में विकासशील भ्रूण द्वारा काम में ले लिया जाता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। तो सेशन को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।